स्टूडेंट बेटा, आज हम जार्ज पंचम की नाक पाठ को आगे पढ़ते हैं। देखो, सब हुकामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। ताका का मतलब होता है देखना। हुकाम मतलब शुभ चिंतक, देश के या हुक्म देने वाले, जिन्होंने मूर्तिकार को हुक्म दिया था कि आप दिल्ली में आओ और इस मूर्ति पर नाक लगाओ। वही अफसर, अधिकारी भी हम कह सकते हैं। एक दूसरे की तरफ ताका। एक की नज़र ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मतलब वो एक दूसरे की तरफ इसलिए देख रहे थे कि कोई न कोई पहल करे ये बताने के लिए, क्या कि यह मूर्ति है, कब बनी थी और कहाँ बनी थी और कौन से पत्थर का प्रयोग किया गया था। खैर, मसला हल हुआ। मसला जो मुद्दा था वह उसका समाधान हो गया। एक क्लर्क को फ़ोन किया गया और इस बात की छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। और फिर उसके बाद यह हल कैसे हुआ कि एक क्लर्क मतलब लिपिक को यह कार्य सौंपा कि आप छानबीन करो और पता लगाओ कि यह मूर्ति है, कब, कहाँ और कौन से पत्थर से बनी है। पुरातत्व विभाग को की फाइलों के पेट चीरे गए पर पता कुछ नहीं चला। पेट चीरे गए का मतलब वो खंगाली गई, उनमें देखा गया। जो पुरातत्व विभाग की हैं, जो पुरानी चीज़ों का लेखा जोखा रखने वाला जो विभाग है, उसकी फ़ाइलों से यह जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की गई। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान दिया, सर। और जो क्लर्क है जिसको कार्य सौंपा गया था, उसने जो समिति बनाई थी मूर्ति पर नाक लगवाने के लिए, उसने, क्योंकि उसे जो काम सौंपा गया था वह हुआ नहीं था, इसलिए वह काँप रहा था और बयान दिया। मतलब उसने जवाब दिया, सर मेरी खता माफ़ हो। खता मतलब मेरा कसूर माफ़ किया जाए। फाइलें सब कुछ हजम कर गई। हजम करने का मतलब है कि उसमें यह बात कहीं भी वर्णित नहीं है, उन फाइलों में इसका कहीं पर भी जिक्र नहीं है। हुकामों के चेहरों पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम दे दिया गया कि जैसे भी हो यह काम होना चाहिए और इस नाक का दारोमदार आप पर है। दारोमदार होता है कार्य करने की जिम्मेदारी हुकामों। और यह सुनकर सबके चेहरों पर उदासी का भाव छाना ही था। फिर एक और कमेटी बनाई गई और जिसको यह कार्य सौंपा गया। आखिरकार मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। और उस जो दूसरी समिति बनाई थी, जो कमेटी बनाई थी, उसके सामने जो समस्या थी पहले वाली, उसका समाधान मूर्तिकार ने कर दिया था। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं? हर चीज़ इस देश के गर्भ में छिपी हुई है। ज़रूरत खोज करने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। और उसको अपनी डींगे हाँकनी थी। उस सभापति को, जो इस सभा का अध्यक्ष था, उसको वो अपनी और अपने देश की ही डींगे हाँक कर यहाँ पे हाँकता हुआ दिखाई देता है। यह छोटा सा भाषण फ़ौरन अखबारों में छप गया। और तो और अखबारों के पास भी अच्छी खबर ना होने के कारण जो सभापति ने कहा और इसी को अखबार में छाप दिया गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी क्षेत्रों, पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा। हताश मतलब उदास लौटा। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसने सिर लटकाकर खबर दी। लानत होता है शर्म। और उसने क्या खबर दी? हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। और उसने खबर दी कि इस तरह का पत्थर हिंदुस्तान में नहीं है और जिसके कारण मुझे लगता है कि यह पत्थर विदेश से मंगवाया गया होगा। सभापति ने तेश में आकर कहा, तेश मतलब होता है क्रोध में आकर, लानत है आपकी अक्ल पर, यह आपको अपनी बुद्धि पर लानत है, शर्मिंदा होना चाहिए। विदेशी, इसका दूसरा अर्थ शर्मिंदा भी है। विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, दिल, दिमाग, तौर तरीके और रहन सहन। हम हिंदुस्तान के बाल डांस तक
मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। अब यहाँ पे वो यहाँ पर दिखा रहा है कि हम अंग्रेज़ों के जो विदेशी चीज़ें हैं उन चीज़ों के इतने अधीन हो गए हैं कि उनकी हमने रहन सहन संस्कृति और उन्हीं की तरह सोचना समझना सब कुछ हमने अपना लिया है। यहाँ तक कि ये एक डांस होता है, गेंद का डांस, बाल डांस, उसको भी वो भी यहाँ पर हिंदुस्तान में मिल सकता है तो फिर पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। यहाँ पर उसने वो प्रश्न पूछा है मूर्तिकार से। मूर्तिकार चुप खड़ा रहा। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक ना पहुँचे। अब मूर्तिकार को एक और नया विचार दिमाग में आया जिसको यह कहना चाहता है और साथ में यह शर्त भी रखता है कि अखबार वालों को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। सभापति की आंखों में चमक आई। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं। अगर इजाज़त हो तो आप लोग ठीक समझें तो मेरा मतलब है तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। अब यहाँ पे वो क्या सुझाव दे रहा है और उस सुझाव के देने से पहले ही प्रतिक्रिया क्या होगी। चपरासी जो वहाँ पर था उसको हुक्म दे दिया कि सभी दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर दो ताकि अंदर की बात है वो बाहर ना जाए। उसने क्या कहा कि हमारे देश में बहुत सारे नेताओं और महापुरुषों की मूर्तियाँ हैं। अगर आप इजाज़त दें, मंजूरी दें तो उन्हीं में से किसी भी मूर्ति की नाक वहाँ से हटाकर और जॉर्ज पंचम की नाक पर लगा दी जाए। यहाँ पर उनकी संकीर्ण मानसिकता दिखाई देती है कि वो अपने देश के नेताओं को कुछ नहीं समझते और जो यहाँ से जा चुके हैं देश को गुलाम एक तरह से बनाकर, उसकी इतनी अहमियत है। सबने सबकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीरे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से। और ये कहने के बाद सभी ने एक दूसरे को देखने के बाद सभापति ने बड़ी ही चालाकी से देखा और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का माप किसके पास था और वहाँ पर क्या निर्णय लिया ये इसमें नहीं दिखाया है, लेकिन फिर से मूर्तिकार दौरे पर निकल पड़ा। दिल्ली से वह मुंबई पहुँचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, काउंसजी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। और उसने कि कौन से महापुरुष हैं जिसकी नाक जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लग सकती है, इसलिए वो सभी मूर्तियों को देखने लगा और फिर वह गुजरात भी जा पहुंचा। और गांधी जी, सरदार पटेल, विठल भाई, महादेव देसाई मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चला। गुरुदेव रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा, नापा तोला और बिहार की तरफ चला गया। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश आया। चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल्लाह, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में वह मद्रास भी पहुंचा। सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा हुआ और पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय, भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने मुश्किल बयान की कि पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा होता है घूमना, कर आया। सब मूर्ति देख आया, सबकी नाक का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की नाक से इस नाक से बड़ी निकली। अभी यहाँ पर क्या कहते हैं कि ये पूरे देश का चक्कर लगा के आ चुका है, लेकिन फिर भी जो जॉर्ज पंचम की नाक है वो जितने भी महापुरुष इसमें दिखाए हैं, वो चाहे पंजाब के हों, उत्तर प्रदेश के हों, बिहार के हों या फिर मद्रास, मैसूर, केरल कहीं के भी हों, इसकी नाक बड़ी क्यों निकली? क्योंकि उसका सम्मान ज़्यादा बड़ा था। उसकी नाक की सबको ज़्यादा फिक्र थी। इसकी एवज़ में सारे महापुरुष हैं वो इससे छोटे ही दिखाई देते हैं। बेटा आज हम यहीं तक पढ़ेंगे।